गुड इवनिंग गाइस, आवाज जा रही है सब लोगों को? यस गुड सर। इवनिंग यस सर। अर्शन सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया। आप लोग कैसे हैं ये बताइए। बस फाइन फाइन, बिल्कुल ठीक। यस सर, आ रही है आवाज। सब यस, लोग आ रहा कैसे है हैं? सर। बहुत अच्छे हैं सर। यस ठीक है सर। अच्छे है सर। सर, मैंने आज एक ट्रेड लिया था सर। हम्म। आगे। निफ्टी का था। ओके। 17,600 का पुट था। हम्म। फिर क्या हुआ? 136 रुपये लिया था सर, और 17,600 का सुबह 10 बजे 10 बजे लिया था, 10:15 को। हम्म। तो 1,600 रुपये प्रॉफिट हो गया था सर। हम्म। बाद में वही दूसरी बार लिया तो लॉस हो गया सर उसमें। कितने का लॉस हो गया? सर, 1,000 रुपये लॉस हो गया मेरा। पहले प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,600 रुपये हो गया था सर। मतलब पहला ट्रेड में आपने 1600 का प्रॉफिट कर लिया था फर्स्ट ट्रेड में। हाँ। तो फिर आपने दूसरा ट्रेड किया ही क्यों, जब फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो सर, गया तो? बाद में एक शूटिंग स्टार तैयार हो गया था, लेकिन मेरे से गलती हो गई। वो शूटिंग स्टार नहीं था, मेरे समझने में थोड़ी गलती हो गई सर। तो वही गलती को तो पहचानना है कि गलती ही तो नहीं करना है बॉस। हाँ, गलती। तो वहाँ पे जो हो गया, तो बाद में प्रॉफिट पे नहीं आया मैं। दूसरे ट्रेड में टोटल लॉस कितना हुआ था आपको? 2,500 तक हो गया था सर। स्टॉप लॉस लगाना था ना आपको। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसा ही लॉस होगा। कल मैं अपना स्क्रीनशॉट दिखा के समझाया था ये चीज कि अगर मैं तो स्टॉप लॉस लगा रहा था तो मुझको 700, 800, 1,000 रुपए का लॉस हो रहा था, और जहां मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा था वहां मुझे 10,000, 12,000, 17 इस तरीके से लॉस हो रहा था। कल ही बताया, बट फिर भी आज आपने वही गलती करी कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो सर, वो हमर और शूटिंग स्टार में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक बार समझेंगे के बाद। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। आप एक सेकंड, हम मेरे को अभी समझ में नहीं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे खरीदे हो, उसको मैं देख के बता दूंगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ। नवदेव जी, आप 2 मिनट बस रुक जाओ। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि कल जो हमारा टॉपिक था, एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग ये बताना कि ओके। उस चीज से रिलेटेड आप लोगों को कोई एक बार डाउट है नहीं है? डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आधा घंटा मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया हूँ क्लास को। ओके सर। तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, और इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप अभी एक बार मुझको बताओ कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, एक बार आप वापस से समझा दो। मैं तो 5-10 मिनट में उस चीज को क्लियर कर दूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर से जितने भी टॉपिक्स है ये सारे आप लोगों के क्लियर है? सर इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए टॉप गेनर और टॉप लूजर को सेलेक्ट करना चाहिए ना? जरूरी नहीं है कि आप टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को, मैं बस बोला था कि आप इस पे ध्यान रखिएगा, उस पे फोकस करके रखना है। एक स्टॉक को आप पहले ट्रेड करने से पहले आप उसको कम से कम पिछले एक हफ्ता से वॉच करते हुए आओ। जब एक पिछले 1 वीक से आप उसको वॉच करोगे डेली 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 डेली, एक हफ्ते के बाद उस पर ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आज आप कोई भी एक नया स्टॉक खोजो और उस पर ट्रेड कर दो। उस स्टॉक्स पे पहले एक हफ्ते से आप नजर रखो, उसके बाद आप उस पर एक हफ्ते के बाद ट्रेड करो। तो वहां पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते से किस तरीके से चल रहा था। ये चीज मैं आप लोगों को बताया था ना कि एक वीक्स का मोमेंट चेक करना है आप लोगों को हर एक स्टॉक्स का। तो वो भी वहां पे मैंने एक लाइन ऐड किया था, तो उसको आप लोग समझो कि एक हफ्ते का कम से कम मोमेंट आपको समझ में आए। उस हिसाब से जब आप ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, एक बार नवदीप जी आप मुझको ये बता दो कि आप एग्जैक्टली कितना बजे पुट खरीदे थे? सर, एक मिनट। बताता हूँ सर। अर्शी, एक बारी आज का बैंक निफ्टी का भी एक बारी सेटअप बता देना वो। बिल्कुल, मैं जो ग्रुप में शेयर किया था उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं बताया कि फिर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, उस पर चलेंगे। बट एक बार मैं इनको समझा देता हूँ कि इन्होंने आज जो गलती किया है। एक बार बस 2 मिनट लगेगा। आप एग्जैक्टली जल्दी से टाइम बता दो कितने बजे आपने खरीदा था? एक मिनट सर, एक मिनट, अभी बताता हूँ सर। देख लो सर। सर, 11 कितने बजे? 11:15 पे खरीदा था समझो। 11:15 पे? एक मिनट सर, हाँ बताता हूँ सर।
जल्दी से बताइए नवदीप जी। एक मिनट सर, टाइम नहीं पता चल रहा एक्चुअली। चार्ट में देख के बता दो कौन सी 11 कैंडल। बज के 40 मिनट पे सर, 11:40 पे। भारत जी को मेरी ऑडियो नहीं आ रही, आवाज जा रही है ना मेरी सब लोगों को? हाँ जी हाँ जी आ रही। जी सर आ रही है। भरत जी आप एक बार इस मीटिंग को लीव करके वापस से ज्वाइन करिए, फिर आपको आवाज जाएगी मेरी। कितना बजे खरीदा था आपने? 40 मिनट, हाँ यहाँ पे सर। इस कैंडल को? हाँ ठीक है, आपको मैं गलती बताता हूँ, आपने गलती क्या करा। मैं इस कैंडल को मान लेता हूँ कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। हाँ यहाँ से प्राइस जाएगा तो फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। शूटिंग स्टार ठीक है, टॉप पे बन रहा है, हैंगिंग मैन भी बन रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या बना? शूटिंग स्टार बना। यहाँ तक तो आप ठीक थे, इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करा है। बिल्कुल आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको हमेशा रिपीट करता हूँ, और ये चीज में मैं हमेशा फोकस जोर डाल के बताता हूँ कि शूटिंग स्टार के बाद वाले कैंडल को क्लोजिंग होने का वेट करना है, वो रेड में क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे आप बताओ मुझको, शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया है? नहीं सर। देन आप यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हो? आप यहाँ पे शूटिंग स्टार को तो देख लिया, लेकिन शूटिंग स्टार के बाद के कैंडल्स को तो देखो। और आप यहाँ पे देखोगे तो हैंगिंग मैन भी बना है, और हैंगिंग मैन जब रेजिस्टेंस के लेवल पे बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां से प्राइस नीचे आएगा। लेकिन मैं आपको उस दिन ये भी बोला था कि हैंगिंग मैन की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, और हैंगिंग मैन के बाद कैंडल्स रेड में क्लोजिंग दिया, फिर भी मार्केट नीचे नहीं आया। इसका भी रीजन है कि हैंगिंग मैन की एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी शूटिंग स्टार की है। लेकिन शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी उतनी अच्छी तभी होगी जब इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग देगा। समझ आया? ओके सर। आपने यहाँ पे जो गलती किया वो यही किया कि शूटिंग स्टार के बाद के कैंडल का वेट नहीं किया क्लोज होने का। ये एग्जैक्टली जहां से ओपन हुआ ये अपना लो बनाया ही नहीं है, वहां से वो डायरेक्ट आपने ट्रेड में एंट्री किया ही होगा, आपको लॉसेस स्टार्ट हो गए होंगे। हाँ सर, यस तो राइट। तो यहाँ पे आप यही गलती कर दें कि आपको शूटिंग स्टार के बाद, इसको आप कहीं पर डायरी में नोट करना, शूटिंग स्टार या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ये रूल्स को मैं एक बार नहीं कम से कम डेली समझाता हूँ कि शूटिंग स्टार के बाद कैंडल बने, ब्रेकआउट के बाद कैंडल बने, उसके बाद का कैंडल्स का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। सर अभी बोलिए। सर वही 12:10 में जो कैंडल हुआ ना, हाँ वहां पर है 12 हाँ एक कैंडल में ब्रेकआउट होने के बाद वो लाल कैंडल हुआ, रेड कैंडल हुआ। सर ये में की एंट्री नहीं होगा क्या सर? यहाँ पे एंट्री आप क्यों लोगे नीचे? एक चीज बताओ, यहाँ पे ये सपोर्ट है, अगर मान लेते हैं प्राइस इसके ऊपर गई है, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नहीं है, और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन भी नहीं किया 2-3 घंटे। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर। यहाँ पे अगर मार्केट 3 घंटा ट्रेवल कर जाता है ना, उसके बाद ब्रेक डाउन देता है, तब हम लोग नीचे का ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे मार्केट वैसा नहीं हुआ, और ये जो लाइन मैंने हमारा बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल ये बोल रहे थे, इसलिए मैं फॉर एन एग्जांपल इसको समझा रहा था। अगर देखोगे तो ये हमारे लिए उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल ही नहीं है, ठीक है। और निफ्टी के चार्ट को मैं देखता नहीं हूँ उतना ज्यादा, तो अभी मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसको चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करूंगा, तब मुझको समझ में आएगा कि इसका क्या सपोर्ट है इंपॉर्टेंट और क्या रेजिस्टेंस है। तो मैंने अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे उनकी क्या गलती थी मैं बस वो बताया हूँ। आप यहाँ पे ट्रेड मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लाइन था वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है, या फिर सपोर्ट नहीं था। ओके ओके सर। हाँ जी। अभी मैं आप लोगों को एक बार ये समझा देता हूँ कि आज जो मैं आप लोगों को एक ट्रेड बताया था वो किस तरीके से ट्रेड था। अगर आप लोगों ने ट्रेड देखो, मैं एक दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ, 10 ट्रेड मेरे को करने की आदत नहीं है, नहीं किन्हीं को बताने की आदत है कि एक दिन में एक दो से ज्यादा ट्रेड करो। अब मैं हार्मोनिक पैटर्न यूज करता हूँ, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न यूज किया था। कैसे पैटर्न्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 78 आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं अभी इसका बस थोड़ा सा आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। यहाँ पे 27 बटरफ्लाई, जब आप हार्मोनिक पैटर्न्स पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न्स में ये चीज समझाऊंगा कि ये एक जो पैटर्न बन रहा है ये बटरफ्लाई पैटर्न है, ठीक है। बटरफ्लाई पैटर्न एक बार मैं क्या करता हूँ, हार्मोनिक पैटर्न्स का एक पीडीएफ है मेरे पास, उसको मैं खोल लेता हूँ। वेट, इसमें एक मेरा पैटर्न्स है बटरफ्लाई पैटर्न, ये रहा हमारा बटरफ्लाई पैटर्न्स रूल। एक्स से इंपल्स लेग होता है, ए बी 78 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा ए बी लाइन है, ये 78 यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल्स अभी आपको बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ट्रेड दिया था वो मैं क्यों दिया था,
इसको मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब। बीसी 38 से लेकर 88 होना चाहिए। बैंक निफ्टी में जाते हैं, बीसी मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, 51 मतलब दोनों के बीच में, तो ये हमारा सी लेग कन्फर्म है। उसके बाद हमारा जो CD होना चाहिए वो 1.27 से लेकर 1.6161 होना चाहिए, जैसे 1.618 भी बोलो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो तो पहले 1.27 है, तो मैं क्या करता हूँ पहले 1.27 को यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क करूंगा, ठीक है। पहला लेवल क्या है 1.27, 1.27 टू 1.618 या 1.616। अब ये वहां पे तो 1.27 है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, 1.61 के लेवल पे लाता हूँ, 59, 60, 61, ठीक है। अब मैं इसको मार्क करूंगा, और यही सेम चीज मैं मार्क करके ग्रुप में ये बोला था कि प्राइस या तो इस लेवल से रिट्रेस होगा या तो इस लेवल से रिट्रेस होगा। बी पॉइंट हमारा है, इसको भी हम लोगों को मार्क करना है। बी लेवल को मैंने क्या किया, मार्क कर दिया। अब ये हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ। टारगेट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं वहां पे ग्रुप में ये लिखा था कि मार्केट इससे भी रिट्रेस होगा, मार्केट इससे भी रिट्रेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जाने के लिए पहले इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 40,800 कल के मार्केट में बताया था कि ये रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। याद है किन्हीं को भी? याद है या नहीं याद है? यस सर। प्रीवियस डे हाई सर। प्रीवियस डे हाई ये था, यहाँ पे प्राइस खुला था। प्रीवियस डे हाई देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, इसके बाद देखो ये वाला लेवल है, एग्जैक्टली वही वाला लेवल है। मैंने आप लोगों को यही बोला था कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है, और रेजिस्टेंस के लेवल के पास हमारा एक हार्मोनिक का लेवल आया, रिवर्सल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.27 का लेवल। थोड़ा सा इसको और नीचे करता हूँ। अब मैं हमेशा यहाँ पे क्या करूंगा, एक जोन क्रिएट करूंगा। जोन क्या होता है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको बस ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है। जो ट्रेड दिया था वो क्यों दिया था उसका लॉजिक बताता हूँ। ये हमारा जोन बना PRZ जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से प्राइस क्या होता है, हमेशा रिवर्स करता है नीचे की तरफ, या फिर अगर इसके पास जाता तो यहाँ से कंफर्म रिवर्स करता। अब यहाँ पे देखो इस हार्मोनिक पैटर्न्स के नीचे क्या लिखा हुआ, एंट्री पॉइंट D, ये हमारा D का लेवल है। स्टॉप लॉस D के ऊपर रखना। फर्स्ट टारगेट पॉइंट B, सेकंड टारगेट पॉइंट C। बैंक निफ्टी पे आते हैं, हमारा B ये वाला है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, C हमारा ये है तो हमारा सेकंड टारगेट ये होगा। फर्स्ट टारगेट देखोगे तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, अब जब रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस इतना देर सस्टेन करना, बार बार इसको नीचे की तरफ रिजेक्शन मिल रहा, जब ठीक है यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हम लोग ऊपर का देखेंगे। रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आप देखोगे पास्ट प्राइस को, ये भी कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि पास्ट प्राइस में अगर जहां से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, मैं आप लोगों को ये समझाया था कि पास्ट प्राइस देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अगर प्राइस एक बार यहाँ से ड्रॉप हो चुका है तो फ्यूचर में जब वापस से प्राइस इस रेंज के पास, जहां से एक बार प्राइस ड्रॉप हुआ तो इन फ्यूचर जब भी प्राइस इस रेंज के पास आएगा यहाँ से फिर ड्रॉप होगा। ये हमारा क्या बोलता है, पास्ट प्राइस देखकर प्रेजेंट प्राइस का प्रेडिक्ट करना। तो इसको हम लोग ये चीज से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या कंफर्मेशन मिला, पैटर्न्स के हिसाब से यहाँ पे हमारा रिवर्सल पॉइंट बना। अब अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करते हैं इस D पॉइंट के लेवल पे, आपका फर्स्ट टारगेट होता है पॉइंट B। अब यहाँ पे आप देखो आपको कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला। फर्स्ट टारगेट 228, 24 पॉइंट का आपका टारगेट था, और मैंने आपको ग्रुप में मैसेज लिख के भेजा था कि 200 पॉइंट का ये मूव आया है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब अगर इस दो कैंडल कहीं पे भी एंट्री करते तो आपको समझ में आ जाता। अब ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल रिवर्सल जोन बना। और एक चीज हमेशा याद रखना, प्लीज म्यूट करके रखो यार। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये हमारा बियरिश बटरफ्लाई पैटर्न है, ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। ये हमारा बुलिश है, ये हमारा बियरिश है। बियरिश में क्या होता है, D पॉइंट ऊपर बनता है और वहां से प्राइस नीचे आता है, और बुलिश में क्या होता है, D पॉइंट नीचे बनता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ये हमारा बियरिश है, और ये हमारा रेजिस्टेंस के लेवल पे बन रहा है। ये D पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस के लेवल पे बन रहा है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। पहला कंफर्मेशन रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारा रिवर्सल पॉइंट इस पैटर्न के हिसाब से भी है। और अगर इसको हम लोग बुलिश में कन्वर्ट करते हैं, या अगर हम लोगों का वैसा पैटर्न्स मिलता तो यहाँ पे अगर कहीं पे बनता या इस सपोर्ट के लेवल पे बनता तो यहाँ से हम लोग फिर कॉल लेते, और ये D पॉइंट हमारा इस जगह पे बनता। तो यहाँ पे आपको कितना 250 पॉइंट का टारगेट मिला, और ये टारगेट आपको आराम से अचीव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे 10 ट्रेड करो, 11वां वाट पूरा 250 पॉइंट आप कैप्चर करोगे। जो मैं आपको कल स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, पूरा तो दिखाया नहीं था, 16 पेज का था। जब पूरा दिखाता ना तब आपको समझ में आता, कहीं कहीं प्रॉफिट मेरे को 20,000 का है, 22,000 का है, 10,000 का है, 12,000 का है। वो प्रॉफिट 1 या 2 लॉट में है, ये भी चीज गौर करने वाली होती है। मेरी क्वांटिटी साइज बड़ी नहीं होती है, 25, 50, 25, 50, 75, ठीक है।
उसी में मेरे को अगर उतना प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कि मैं ज्यादा पॉइंट कैच कर रहा हूँ, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो ये आप तभी कैच कर पाओगे जब आपको इस चीज पे बिलीव होगा, और बिलीव तभी होगा जब आप इस पे 10-12 ट्रेड करके प्रॉफिट करोगे। तो ये मैं आपको जो ट्रेड दिया था बस उसका एक बार कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, इस तरीके से मैं आपको ट्रेड दिया था। जिन्होंने लिया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो आप प्लीज सीखे इस चीज को, बाद में फ्यूचर में तो ट्रेड करना ही है। समझ में आया ये चीज सब लोगों को? समझ आया? यस और नो? Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया तो परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिलीट हेलो करता हूँ। सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने 1:20 पे व्हाट्सएप में मैसेज किया था, उसी टाइम पे एंट्री कर सकते थे क्या? बैंक निफ्टी में यस, 1:20 पे। हाँ, वही कैंडल पे नीचे की तरफ ऊपर। ऊपर का एंट्री क्यों करना है यहाँ पे, जब ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है? यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, तो ऊपर क्यों एंट्री करना है? हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ पे आप क्या सोच के ऊपर का एंट्री लोगे, ये बताओ बताओ। नहीं, मैंने सोचा डे के फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ। अच्छा, ये डे हाई को आप ब्रेकआउट बोल रहे हो यहाँ पे? हाँ हाँ। एक चीज मैं आपको उस दिन भी बताया था, ये हम लोग तभी कंसीडर करेंगे जब मार्केट गैप अप हो बहुत बड़ा, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो। मार्केट आज गैप अप खुल के जो उसका गैप था अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के भी नीचे आ गया, तो इसको हम लोग गैप अप गैप डाउन कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। और जब हमारा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा तो फिर हम लोग इस रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अच्छा अच्छा, और ठीक यहाँ है। पे हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास ऊपर का ट्रेड क्यों लेता है? मैं आपको हार्मोनिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न आपको ये चीज सिखाता है कि आप टॉप पे कैसे बेचोगे और बॉटम पे कैसे खरीदोगे। हार्मोनिक पैटर्न आपको बस यही चीज सिखाता है, टॉप पे बेचना और बॉटम पे खरीदना। वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में समझाया था कि आज मैं आप लोगों को ट्रेड क्यों दिया था ये वाला। चलो ठीक है, आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग अब उसको स्टार्ट करते हैं एक बारी में इसको। और कोई डाउट नहीं है किन्हीं लोगों को भी? किन्हीं को भी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े अभी No, हम no, लोग? no, sir. Yes, sure. ओके ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारा टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। आज हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बाद कल मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये दोनों के बारे में समझा दूंगा। कोशिश करता हूँ कि आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी कंप्लीट करने की। देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। बाकी कल हमारे पास टाइम है, कल भी करेंगे। इस पूरा वीक हम लोगों को अभी लगेगा हार्मोनिक पैटर्न सीखने में, क्योंकि इसमें मुझे अभी अच्छे से टाइम देना और इसको सही तरीके से सिखाना है ताकि आप इस पर ट्रेड कर पाओ सही से। ट्रेड नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा सिखाने का। अब ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस समझते हैं। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक्स टर्म्स क्या होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। क्लास में टाइम से आया करो। अगर आज मैंने तो क्लास लेट से स्टार्ट किया, पहले ही मैंने मैसेज कर दिया था कि आज थोड़ा क्लास स्टार्ट करूंगा मैं लेट से, क्योंकि मुझको थोड़ा काम था और मैं लेट से आया घर पे, उसी के चक्कर में लेट हो गया। बट अगर मैं बोला हूँ कि 8-8:30 बजे स्टार्ट होगा तो 8:35 5 मिनट के अंदर में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेट आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग का 10-15 मिनट भी आपका छूट जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि पूरा डेली मार्केट का जो एनालिसिस मैं स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ। तो टाइम से आया करो। अब यहाँ पे अभी म्यूट करके रखना सब लोग अपने आप को। मैं यहाँ से सेटिंग ही चेंज करता हूँ, 2 मिनट बस, सबको मौका दूंगा डाउट पूछने का। अभी हम लोग समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर टू डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट वेयर द ट्रेडर्स बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। उसको मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। सेम बार में एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक रूम है, रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, रूम खाली है। मतलब समझो कि पूरा ब्लैंक है, एक भी चीज नहीं है इसमें, पूरा खाली रूम है, और इसका डोर को लॉक कर दिया गया, ठीक है। और जो चाबी होगा जिससे हम इस डोर को लॉक करेंगे, तो उस चाबी की अभी क्या वैल्यू होगी? कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? वो किसी को भी दे दो क्या करेगा, वो रूम खोल के अंदर आके क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था।
पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे समझते हैं। इस रूम के अंदर मान लेते हैं 1 करोड़ पैसा रख दिया जाए, 1 करोड़ रुपया रख दिया गया। उसके बाद क्या किया, उसी चाबी से इस डोर को लॉक कर दिया गया। अब यहाँ पे इस चाबी की क्या हो गई, बहुत वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि अब इस चाबी से ये गेट खुलेगा, तभी इंसान अंदर आएगा, इसमें से 1 करोड़ रुपया लेगा। तो अभी इस चाबी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए के इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि उसी चाबी से गेट खुलेगा। तो यहाँ पे ये जो चाबी है ना, ये हमारा क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। और ये किसके अंदर आ रहा है, रूम में रखा हुआ पैसा। तो अंदर में जो रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक अलमीरा है, ठीक है। अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अलमीरा खाली है। अलमीरा को लॉक किए, उस चाबी को कहीं भी रख दो, कोई वैल्यू नहीं, अलमीरा के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं। अलमीरा खोलो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, खाली है वो। लेकिन अगर उसी अलमीरा के अंदर हम लोग बहुत सारा गोल्ड, डायमंड, पैसा रख दें, उसके बाद उस चाबी से उसको लॉक कर दें, तो अब इस चाबी की एक वैल्यू बन गई। क्यों बनी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डायमंड है, पैसा है, हीरा है। तो ये जो हमारा चाबी है ना, ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ट्रेडर्स बाई करते हैं और सेल करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। अब ये जो हमारी चाबी की वैल्यू है वो क्यों आई? अंडरलाइंग एसेट की वजह से। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है? अलमीरा में रखा हुआ हमारा गोल्ड, डायमंड, पैसा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब यहाँ पे दो तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, एक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और एक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? दो डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है अंडरलाइंग एसेट का। अब हम लोग एक बार समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फ्यूचर का क्या मतलब होता है, आप जितने भी ट्रेड करते हो, आप लोगों को पता होगा कि आज अगर हम लोग मान लेते हैं कि फ्यूचर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो आप क्या करोगे, डिलीवरी में खरीदोगे। पहली चीज तो ये होता है कि आप उसको इंट्राडे में खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि वो फ्यूचर का आने वाला है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक बार खोलता हूँ, अभी हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी जो है वो है 2 फरवरी को, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एक्सपायरी है। अब मान लेते हैं 23 फरवरी है, फरवरी के बाद होगा हमारा मार्च, मार्च का मान लेते हैं 30 मार्च जो है वो हमारा आज से 2 महीना के बाद आने वाला 30 मार्च। तो ये अगर हम लोग आज के डेट में 30 मार्च तक का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब ये हमारा क्या हुआ, 2 महीने के बाद का, तो ये हमारा एक तरीके से हम लोग फ्यूचर का बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ में कुछ रूल्स है, इसको अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक बायर है और एक सेलर है। मैं बायर हूं और मेरे सामने मान लेते हैं कोई भी सेलर है, मेरा दोस्त है, कोई भी है। अब मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है, बट मुझको खरीदना है आईफोन। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आईफोन या कुछ भी मुझको खरीदना, मान लेते हैं मुझको एक लैपटॉप खरीदना है, लेकिन लैपटॉप का आज के डेट में, ध्यान से समझना इस चीज को, लैपटॉप का आज के डेट में प्राइस जो है वो 20,000 रुपये है और मेरे पास है बस 5,000 रुपये, और मैं बायर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 1 महीने के बाद इस लैपटॉप का प्राइस 20,000 से 30,000 होने वाला है, और आज से 1 महीने के बाद मेरे पास पैसा इतना आएगा कि मैं इस लैपटॉप को 20,000 तक ही खरीद सकता हूँ, 20,000 से ज्यादा की प्राइस में नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन जो बेचने वाला है, मेरा दोस्त जो सेलर है, उसको ये लगता है कि आज से 1 महीने के बाद जो है ना, इस लैपटॉप का प्राइस 20,000 से घट के 10,000 होने वाला है। तो अब यहाँ पे बायर को लगता है बढ़ेगा, सेलर को लगता है कम होगा। तो मैं उसको जाके बोलूंगा, देख मेरे पास 5,000 रुपया है, लैपटॉप का प्राइस है 20,000 रुपये, मेरे पास क्या है 5,000 रुपये है, लैपटॉप का प्राइस है 20,000 रुपये। मैं बोलता हूँ कि आज तुमको मैं 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, लेकिन आज से 1 महीना के बाद मैं आऊंगा और सिर्फ 15,000 रुपये तुमको पे करूंगा और ये लैपटॉप खरीद लूंगा 20,000 रुपये में। अब 1 महीना के बाद इस लैपटॉप का प्राइस 20,000 से बढ़ के 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, चाहे कम हो जाए, 15,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको क्या करूंगा, पे करूंगा, कितना, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये। क्यों? और यहाँ पे ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। सेलर को लगता है कि इसका प्राइस तो कम होने वाला है, 10,000 रुपये हो जाएगा आज से 1 महीने के बाद, या मुझको 5,000 रुपये अभी दे रहा है और 1 महीना के बाद आएगा तो 15,000 रुपया पे करेगा। तो 15 और प्लस 5 अभी पे कर दिया, 20,000। उस डेट के हिसाब से लैपटॉप का क्या प्राइस रहेगा, 10,000। तो यहाँ पे सेलर को 10,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, ये अभी वैसा सोच रहा है। और जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि आज से 1 महीना के बाद इस लैपटॉप का प्राइस 20,000 से 30,000 हो जाएगा, मेरे पास 15,000 आएगा, तो टोटल 20,000 अमाउंट होगा। तो मैं उससे खरीद नहीं पाऊंगा आज से 1 महीने के बाद, तो अभी मैं 5,000 रुपया पे करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी साइन कर दिया, मैं भी साइन कर दिया। अब 1 महीना बीत जाता है, 1 महीना बीता, 1 महीना के बाद क्या होता है, उस लैपटॉप का प्राइस बढ़ के हो जाता है 30,000 रुपये।
अब मैं उसके पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा देख भाई मैंने इससे पहले 5,000 रुपया पे किया था, कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन किया था, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इस लैपटॉप का आज के डेट में प्राइस है 30,000, मैं 30,000 पे नहीं करूंगा, मैं कितना पे करूंगा 15,000, 5,000 पहले से किया था, 20,000 टोटल लैपटॉप लेके घर आ जाऊंगा। अब वहां पे सेलर को क्या होगा, नुकसान होगा 10,000 रुपए का। वही सेम लैपटॉप अगर वो किसी और को बेचता तो आज की करंट प्राइस के हिसाब से बेचता 30,000 में। अब वो यहाँ से मेरे से पीछे नहीं हट सकता है, वो बोल नहीं सकता मुझको कि नहीं मैं तो तुझको बेचूंगा ही नहीं, मैं तो किसी और को बेचूंगा 30,000 में। क्यों नहीं बोल सकता ये चीज, क्योंकि हम दोनों ने आज से 1 महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था हम दोनों के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे कौन नजर रखता है, सेबी रखता है, आप लोगों को पता होगा सेबी के बारे में। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं सब पे सेबी रखता है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है। अभी बस समझते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वो क्या होता है। तो अब क्या हुआ, पहला कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे 10,000 का फायदा हुआ, क्योंकि लैपटॉप का प्राइस तो 30,000 रुपए चल रहा है, मैं उसको कितना में खरीद लिया 20,000 में। और ये मैं इसलिए खरीद लिया क्योंकि ये चीज मुझको पहले पता चल गया था 1 महीना पहले कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या होने वाला, एक्चुअल में बढ़ने वाला है, 30,000 होगा। मेरे पास उतना पैसा आने वाला नहीं है नेक्स्ट मंथ, मेरे पास अभी दिमाग है 5,000 पे करो, 15,000 आएगा, वो पे करके 20,000 में लैपटॉप खरीद लो। तो जो आज से 1 महीने के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर और सेलर के बीच में बनता है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्राइस तो बढ़ गया, मतलब 10,000 रुपये बढ़ गया, 30,000 हो गए, तब मैं उसके पास खुशी खुशी जा रहा हूँ और लैपटॉप खरीद के ले आया। सेलर के पास अगर मैं गलत हो जाता, इसका प्राइस एक्चुअल में क्या होता, 20,000 से घट के 10,000 हो जाता, तो 5,000 तो मैं पहले से पे किया हुआ हूँ इसको, तो क्या मैं उसको जाके और पैसा पे करूंगा 15,000 रुपये, उसके बाद 20,000 में ये लैपटॉप खरीदूंगा, क्योंकि इसका प्राइस तो अभी मार्केट के हिसाब से 10,000 है, तो यहाँ पे मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। यहाँ पे ये फायदा होता है बायर को और ये नुकसान होता है सेलर को। मेरे पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन सेलर के पास क्या है, राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, वो उसको बेचना ही पड़ेगा अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो। लेकिन मैं सेलर, मैं बायर हूँ, मैं क्या करूंगा, उसको क्यों जाऊंगा उसके पास, उसको छोड़ दूंगा, 5,000 रुपया तुम रख लो, तुमको सिर्फ 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं क्या करूंगा, अब लैपटॉप का प्राइस तो 10,000 है, तो मैं कहीं पे जाऊंगा 10,000 रुपया पे करूंगा और 10,000 में उस लैपटॉप को खरीद के लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बायर हूँ, मेरे को इस चीज का फायदा मिल जाता है। सेलर को यहाँ पे फायदा कितने रुपए का हुआ, सिर्फ 5,000 रुपए का, जो मैं पहले इससे पहले प्रीमियम पे किया था। तो सेलर को फायदा किस चीज का होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का, जो मैं उसको पे करता हूँ। अगर प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे उसको फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। समझ में आया आप सब लोगों को, एक बार आप लोग बता दो मुझको, समझ आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी सर जी। सर सर समझ आया। जी सर जी समझ आ गया। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ज्यादा एकदम एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा देर तक, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं बड़ी चीज है। फ्यूचर क्या होता है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सेलर और बायर का डिफरेंस होता है। सेलर के पास होता है क्या, ऑब्लिगेशन है कि भाई उसको बेचना पड़ेगा, लेकिन बायर के पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरी मर्जी है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसी दिन के जो डेट का हम लोग खरीद रहे हैं उसी डेट के दिन वो एग्जीक्यूट होगा या फिर खत्म होगा, एक्सपायर होगा, उससे पहले हम लोग नहीं कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा ना जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो समझ में आएगा। अभी जो चीज मैं आप लोगों को समझाया, ये समझाया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा सा अभी ऑप्शंस बचा हुआ। फ्यूचर समझ में आया, फ्यूचर क्या होता है? सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? Yes, 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 sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. यस सर। ओके परफेक्ट। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको समझाता फ्यूचर क्या होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, फ्यूचर रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू ट्रेड दैट मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ एट अ स्पेसिफिक डेट। जो भी डेट पे हम लोग खरीद रहे हैं, आज से 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, उस डेट के दिन क्या होगा, मुझको वो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, बायर को भी और सेलर को भी। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में कोई भी जरूरी नहीं है कि हम जो डेट का खरीद रहे हैं उसी डेट को जाके बेचेंगे। आज अगर मैं खरीद रहा हूँ, मान लेते हैं कि आज 31 तारीख है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर 2 तारीख का खरीद रहा हूँ एक्सपायरी का, तो मैं आज खरीद रहा हूँ आज ही बेच सकता हूँ। अगर मैं इसको डिलीवरी ऑप्शन मोड में भी खरीदूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको जरूरी नहीं है कि 2 तारीख तक वेट करूंगा। अब 2 तारीख के बाद जो हमारा फरवरी का मान लेते हैं 9 तारीख का एक्सपायरी होगा, तो मैं अगर आज 9 तारीख के एक्सपायरी का खरीद रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं 9 तारीख के एक्सपायरी तक का वेट करूंगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करूंगा। यहाँ पे मैं कभी भी निकल सकता हूँ एक्सपायरी से पहले। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शंस के पास क्या होता है, ऑप्शंस के पास, ऑप्शन बायर के पास जो होता है राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, आपको एक्सपायरी डेट तक ही उसको रखना है और एक्सपायरी डेट के दिन बेच देना है, जो भी करना आप लोग करोगे। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, आप उससे पहले कभी भी कर सकते हो।
यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है, बायर को और सेलर को दोनों को एग्री करना होता है। अगर दोनों एग्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त दोनों एग्री हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था प्राइस बढ़ेगा, मेरे दोस्त को लगता था प्राइस गिरेगा, तो हम लोगों को दोनों अपोजिट हुए, तो यहाँ पे हम दोनों एग्री हो गए। और अगर हम दोनों एग्री नहीं होते तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट लिखा हुआ, इन केस ऑफ ऑप्शंस यू कैन एक्सरसाइज सम ऑप्शंस एट एनी टाइम टिल इट्स द एक्सपायरेशन डेट। मतलब एक्सपायरी से पहले कभी भी आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक आप इसके लिए वेट करोगे। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट। हम लोग जो ट्रेड करते हैं ज्यादातर ऑप्शंस में करते हैं, हम लोग फ्यूचर में नहीं करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ तो बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। ज्यादा इसको बहुत ज्यादा पेचीदा करूंगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में समझाऊं एकदम आराम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक टर्म्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है। आप लोगों को बारे में इसमें पता होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस इज अ प्राइस एट विच ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स एग्री टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग एग्री करते हैं, मतलब ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर एग्री करते हैं खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। अब बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। मैं वापस से एक बार बैंक निफ्टी पे आता हूँ फॉर एन एग्जांपल। अब मान लेते हैं इस जगह पे मैं क्या कर रहा था, मेरे को पुट खरीदना था, ठीक है। अब मेरे को पुट इसलिए खरीदना था कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो मैं इस जगह पे क्या खरीदूंगा, पुट खरीदूंगा। लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदूंगा ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कोशिश एट द मनी या फिर इन द मनी का खरीदने का। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कितना पे, 40,750 पे। मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, अभी ये कितना पे है, 40,750 पे है, ठीक है। ये जो लेवल है ये हमारा 40,750 है करंट, जहां पे मैं अभी खरीदने के लिए खड़ा हूँ। पुट में मुझे खरीदना है पुट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे तो मार्केट चल रहा है 40,750, मुझको एट द मनी का खरीदना है और इन द मनी का खरीदना, आउट ऑफ द मनी का पी नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, जब मैं एंजल वन पे जाऊंगा या किसी भी आप ब्रोकर पे खरीदो चिरोता पे, तो वहां पे आप क्या सर्च करोगे बैंक निफ्टी 40,750 है, तो इसके थोड़ा सा इन द मनी जाना, तो यहाँ पे 800 सर्च करेंगे हम लोग, 40,800 या फिर 40,900। तो मैं क्या कर सर्च करूंगा 40,800 पीई, और हम डेट सर्च करेंगे क्या, एक्सपायरी डेट जो हमारा नियरेस्ट है 2। तो मैं सर्च करूंगा बैंक निफ्टी 40,800 पीई 2 फरवरी, जो हमारा ऑप्शंस खुल के आएगा उसको मैं खरीद लूंगा। और जैसे मार्केट नीचे आएगा उसका प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कौन सा प्रीमियम खरीद रहा हूँ, बैंक निफ्टी 40,800, 40,800, 40,900। ये हमारा जो 40,800 आया, 40,900 आया, ठीक है। उसके बाद 43,000, ये हम 41,000, ये हमारा क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है। इसी स्ट्राइक प्राइस में मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, और जिससे खरीद रहा हूँ वो मुझको बेच रहा है। अगर मैं उस ऑप्शंस को खरीद रहा हूँ तो मुझको कोई बेचने वाला भी है, तभी तो मैं उसको खरीद पा रहा हूँ। अगर बेचने वाला नहीं हो तो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। लॉजिकल बात है, जब बेचने वाला नहीं हो तो मैं खरीदूंगा कैसे। तो 40,800 हुआ, 40,900 हुआ, ठीक है। उसके बाद 41,000, फिर 41,100। ये सारे जो हमारे होते हैं ना स्ट्राइक प्राइस होते हैं, और इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर खरीदते हैं और बेचते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के बाद आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम इज द करंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय द ऑप्शंस बायर टू ऑप्शन सेलर्स। अब यहाँ पे मैं क्या हूँ, 40,800। अब 40,800 का जो मैं पीई खरीद रहा हूँ, इसको मैं कितना रुपया में खरीदूंगा, मान लेते हैं 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। मैं उसका एग्जैक्ट प्राइस बताता हूँ आप लोगों को। एक बार फोन पे एंजल वन खोलता हूँ और उसका करंट प्राइस देखता हूँ अभी क्या चल रहा है, ठीक है। वेट अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट। अभी बैंक निफ्टी में मैं सर्च करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी 40,800, 40,800 पीई 2 फरवरी। इसका प्राइस अभी चल रहा 436 रुपीज। ये जो 436 रुपीज है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। ये प्रीमियम मैं दूंगा, किसको दूंगा, सेलर को दूंगा जो मुझको सेल कर रहा है। अब 436 रुपीज एक प्रीमियम हुआ, मतलब एक शेयर का दाम हुआ मान लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे 25 का लॉट होता है, तो अगर मैं एक लॉट खरीद लूंगा तो यहाँ पे मेरे को जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 10,625 करना पड़ेगा। क्यों, आप यहाँ पे देखो, अगर मेरे एक यहाँ पे मान लेते हैं मेरे एक लॉट का प्राइस जो है, मतलब एक शेयर का जो दाम है वो है 436
0.55, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई मैं क्या करूंगा 25 करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें बैंक निफ्टी में 25 का लॉट है, तो 10,913 रुपया मुझको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा यहाँ पे एक लॉट खरीदने के लिए। तो ये जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। जो मैं किसको पे कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलर को। ये हमारा था 40,800 का। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी 40,900, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, इस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बैंक निफ्टी 40,900 का पीई, वेट, बैंक निफ्टी 40,900 पीई 2 फरवरी। अब इसका प्राइस अगर देखोगे तो 462 रुपीज है, जहां पे मैं 800 का देख रहा था उसका प्राइस 436 रुपीज था। 436 के हिसाब से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, 436 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो यहाँ पे मुझको पे करना पड़ा कितना, 10,900 रुपये। और यहाँ पे एक लॉट, एक शेयर का दाम क्या है, 436 रुपीज, यह है 40,800 का। 40,800 मतलब लगभग एट द मनी। अब मैं 40,900 का स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल का पीई खरीदना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसका जो एक शेयर का दाम है वो है 462 रुपीज। अब यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, 462 मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ पे मुझको पहले वाले से ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, यहाँ पे पे करना पड़ा 11,550 रुपए। तो यहाँ पे जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ ज्यादा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना रिस्क को कम कर रहा हूँ, इन द मनी का प्रीमियम खरीद रहा हूँ। अब मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये जो हमारा 462 रुपीज का प्रीमियम है ना, ये हमारा हो जाएगा कितना, 662 रुपीज। तो मुझको 200 पॉइंट मिलेगा, तो 200 पॉइंट का प्रीमियम का भी इंक्रीमेंट होगा, तो मुझको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे मेरे को कितना, 462। अब अगर मैं मान लेते हैं 462 है तो इसका प्राइस 200 बढ़ेगा, तो 662 होगा मल्टीप्लाई बाई 25, टोटल 16,550 रुपये हो रहा। पे कितना किया था मैं, 11,000 समथिंग किया था, तो लगभग मुझको 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, और इसको हम लोग बोलते हैं जो प्रीमियम जो हम लोग पे कर रहे हैं 10,000 11,000 किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो हमारा होता है प्रीमियम, जो हम ऑप्शन सेलर को पे करते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे उसको खरीदने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी डेट। अब ये एक्सपायरी डेट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ए फिक्स डेट बाय द ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अदरवाइज इट विल बी एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे मैं क्या खरीद रहा था, 2 फरवरी वाला। अब 2 फरवरी जैसे ही आएगा, ठीक है, 2 फरवरी के दिन कौन सा है, थर्सडे टू थर्सडे, आप लोगों को भी पता है वीकली एक्सपायरी होता है, उस दिन मार्केट में ये एक्सपायर कर जाता है। अगर मैं नहीं बेचूंगा उस दिन, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो प्रीमियम है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और मेरा जो पोजीशन है वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी डेट। जो हमारा डेट नियरेस्ट एक्सपायरी का हो, 2 फरवरी का हो, 9 फरवरी का हो, उसके बाद जो हमारा देख लेते हैं क्या है, जनवरी, फरवरी 2 को होगा, 9 को होगा, 16 को होगा, 23 को होगा। तो ये हमारे एक्सपायरी डेट होते हैं थर्सडे टू थर्सडे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी डेट। जो हमारा एक फिक्स डेट होता है, उस दिन से पहले हम लोग क्या करना होता है, ऑप्शंस को बेचना पड़ता है। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो वो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ऑप्शंस के टाइप। ऑप्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शंस, दूसरे होते हैं पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस हम लोग तब खरीदते हैं जहां पे लिखा हुआ वी विल बाय कॉल ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो अप। और पुट ऑप्शन क्या होता है, वी विल बाय पुट ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो। जब आप सर्च करोगे बैंक निफ्टी 40,800, अब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं वहां पे क्या सर्च करूंगा, पीई सर्च करूंगा। पुट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीई बोलते हैं, कॉल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं। अगर मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी 40,800 सी खरीदूंगा। अगर मुझे लगता है वहां से प्राइस नीचे आएगा तो मैं सर्च करूंगा बैंक निफ्टी 40,800 पीई, जो भी हमारा नियरेस्ट एक्सपायरी डेट होगा उस डेट का खरीदूंगा। तो ये हमारे 2 टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसको भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मुझको आप लोग ये चीज बताओ कि अभी जो भी चीज मैं आप लोगों को समझाया, सब लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि आखिर ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, सब कुछ सब लोगों को समझ आया? नो सर। Yes, sir. Yes. आपको क्या समझ में नहीं आया सम्राट रॉय? हेलो। हाँ जी, आपको क्या समझ में नहीं आया बताइए। अभी वो पुट और कॉल। ओके, मैं आपको वापस से समझाता हूँ। पुट क्या होता है और कॉल क्या होता है। देखिए, कॉल ऑप्शन मैं तब खरीदूंगा जब मुझे ऐसा लगता है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं एक बार वापस से बैंक निफ्टी पे जाता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। अब यहाँ से मुझको लगता है क्या कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ इस टारगेट के लिए जाएगा। अब यहाँ पे मुझको लगता है ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या खरीदूंगा, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। बैंक निफ्टी पे जाके सर्च करूंगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ 40,499, इसको मान लेते हैं ये 500 है एग्जैक्टली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा 500 हो गया, 40,500 का मैं सर्च करूंगा, बैंक निफ्टी 40,500
CE सॉरी CE में इसलिए सर्च करूंगा क्यों, क्योंकि मुझको ये लगता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा इस टारगेट के लिए। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे अगर खरीदूंगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा ऊपर के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा CE। अब यहाँ पे मैं अभी जो ट्रेड लिया, आज जो मैं आप लोगों को ट्रेड भी बताया था, उसमें मैं क्या था, हम लोगों को पुट खरीदना था। पुट क्यों खरीदना था, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा था प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो मैं इस जगह पे सर्च करूंगा। अब ये लेवल देख लो क्या है, 40,750 है। तो मैं सर्च करूंगा 40,800 बैंक निफ्टी, 40,800 PE मतलब पुट। PE इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा इस टारगेट के लिए। तो मैं यहाँ पे P खरीदूंगा नीचे जाने में। अगर मैं मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे C खरीदूंगा। समझ आया अभी आपको? अच्छा, तो वो जो आगे बोलिए। अब बोला हम्म क्या? पीई, हाँ अभी वही पर हम 40,600 पीई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो है ना थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको अपना एंजल वन लॉगिन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। जब मैं आपको थोड़ा सा लाइव बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 2 सेकंड आप मुझको बस टाइम दे दो, वेट अ मोमेंट, बस 2 मिनट रुक जाओ। लॉगिन करता हूँ तुरंत में। दो मिनट बस। ठीक है, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझना इस चीज को, सम्राट रॉय। आप स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस ओके यस सर यस। ठीक है। अभी देखो, मुझको ये लगता है कि यहाँ से, अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है ना नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी इस टारगेट के लिए आएगा। मुझको ऐसा लगता है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। तो अब यहाँ पे मुझको ट्रेड करना है। अब मैं ट्रेड कैसे करूंगा, अब मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदूंगा। क्यों, अब यहाँ पे देखता हूँ 42,750 पे है। तो मैं एंजल वन पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने का, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा, बैंक निफ्टी 40,800 PE। अब यहाँ पे जैसे मैं P सर्च करूंगा तो यहाँ पे आप देखो, बैंक निफ्टी NSE OPT मतलब ऑप्शन 2 फरवरी 2023 PE 40,800। अब मैं इसको पहले से ऐड करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब इसको मैं देखो, नीचे ही होगा वो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 40,800 PE। इसका प्राइस 462 रुपीज चल रहा है। अब अगर मुझको ये खरीदना है तो मुझको जो पैसा पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, 462.60 इंटू 25, एक लॉट अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो ये हमारा हुआ पुट। अब यहाँ पे आप देखो तीन चीज आपको दिख रहा होगा, 2 फरवरी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 42,900 दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे PE दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो तीन चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको तीन चीज लिखा हुआ है और ये जो आपको पुट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको बस एक लाइन में सब कुछ मैं समझाता हूँ। 2 फरवरी हमारा एक्सपायरी डेट है, 2 फरवरी 2023 ये हमारा एक्सपायरी डेट है। 40,900 ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर दिखाया था आपको स्ट्राइक प्राइस, तो वैसा ही सेम 40,900 हमारा स्ट्राइक प्राइस है। प्रीमियम, प्रीमियम ये जो 462 रुपीज आपको दिख रहा है, ये हमारे 462.60 मल्टीप्लाई बाई 25, एक लॉट खरीदना है तो जो प्रीमियम हमारा आएगा वो मैं प्रीमियम पे करूंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या है पहले ही बताया, 2 फरवरी 2023। ये हमारा PE लिखा हुआ, ठीक है। PE क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, दो तरीके का ऑप्शन होता है, एक PE होता है, एक CE होता है। PE का मतलब होता है पुट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है वी विल बाय पुट ऑप्शंस व्हेन प्राइस विल गो डाउन। तो अब मुझको लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो मैं इस ऑप्शन को खरीदूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ PE, तो यहाँ पे P का मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से अब नीचे जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका चार्ट नीचे की तरफ आया है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लास्ट में क्या हुआ था, ऊपर की तरफ गया था। तो जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो हमारे पुट का प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट चल रहा है। अब मैं यहाँ पे C का ऑप्शन खोलता हूँ। ठीक है, अभी मैं C को खोल दिया, C को मैंने खोला। अब इसका यहाँ पे भी सेम है, 2 फरवरी 2023 ये हमारा एक्सपायरी डेट, 40,900 ये हमारा स्ट्राइक प्राइस। अब मैं इसको इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझको ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कॉल का ऑप्शन है, इसका 519 रुपया पे ये क्लोजिंग हुआ और लास्ट में देखोगे तो ये ऊपर की तरफ गया है। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ गया है और मैंने यहाँ पे कॉल का प्रीमियम खोला है। तो कॉल का मतलब क्या होता है कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉल और पुट में। कॉल हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोगों को ये लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, पुट हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोगों को ये लगता है कि प्राइस
नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आया आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन अभी अच्छे से? यस परफेक्ट, ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? सर इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे सर? हेलो एक सेकंड रुक जाओ ये किशन जी। और नीलेश, हमारे इसमें स्टॉप लॉस का क्या काम है? मैं तो अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसमें स्टॉप लॉस क्या करना है आपको? सपोज करते हैं, मान लो हमने मतलब सोचा कि ये प्राइस नीचे आएगा, मान लो ऊपर जाने लगा तो हमें तो लॉस होगा। अरे मैं तो अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना। जब आप ट्रेड लोगे, हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लो, तो वहां पे जो कैंडल्स के पास आप ट्रेड ले रहे हो उसका हाई लो, सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओगे ना। वो तो जब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दिखाया वो तो मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा रहा है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये चीज मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी तो कोई काम नहीं है वैसे। वो सब चीज के बारे में हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रेड में एंट्री करने के बारे में समझेंगे, ठीक है? किशन जी तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे। आप 2 मिनट रुक जाइए, आपकी बात में आ रहा हूँ। किशन जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जरा चार्ट खोलिए। क्या इसमें? हाँ सर, अभी अभी बोले आप 40,000 ऊपर से सी पी होएगा तो ऊपर से 40,800 या 900 का लेगा, बराबर ना? बराबर। लेकिन सर नीचे का उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है। अगर नीचे का लिया 40,600 का लिया तो क्या प्रॉब्लम दिक्कत आएगी? प्रॉब्लम में दिक्कत क्या आएगी? वही चीज मैं अभी आपको बताया कि हम लोगों को 3 तरीके का प्रीमियम होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब अगर हम लोगों को पुट खरीदना है तो पुट के लिए हमारा जो इन द मनी होगा इसके ऊपर होगा, जहां पे मार्केट है वो हमारा एट द मनी होगा, और इसके नीचे जो होगा वो हमारा इन द मनी होगा। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा टारगेट है 40,500, प्राइस यहाँ से 40,500 तक आएगा। म्यूट करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से प्राइस 40,500 तक आएगा, तो अगर मुझे यहाँ पे पीई खरीदना है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है खरीदने का। पहला एट द मनी, तो एट द मनी अगर मान लेते हैं 40,750 पे चल रहा है तो आप यहाँ पे 40,700 का खरीद लो या फिर 40,800 का खरीद लो, ये दोनों आपका एट द मनी पे आ जाएगा। अब 40,900 जो होगा, ये वाला जो लेवल है 40,900, ये हमारा होगा इन द मनी का प्रीमियम, ठीक है? 40,900, और इसके बाद आएगा हमारा 41,000, तो वो भी हमारा इन द मनी का होगा। और यहाँ पे हम लोग ऊपर का भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी खरीद सकता हूँ। अब मैं एक बार एंजल वन पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी 40,500 पीई। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सेम अभी आएगा 40,500 पी। अब मैं इसको एक बार ऐड करता हूँ। अब इसका प्राइस देखोगे तो कितना रुपया है? 322 रुपीज है। इसका प्राइस 322 रुपीज है, लेकिन आप नीचे देखो 40,900 का जो प्रीमियम का प्राइस है उसका प्राइस कितना है? 462 रुपीज। लेकिन 40,000 इसके नीचे गया, 40,500 इसका प्राइस है 300। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ, इस चीज को समझना। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, कितना पॉइंट नीचे है? मान लेते हैं 250 पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप जो प्रीमियम खरीद रहे हो ना, अगर उस प्रीमियम का प्राइस मान लेते हैं 200 रुपया है, अभी कितना प्राइस था इसका? 322 रुपया है, और इसका जो हमारा एट द मनी है 42,900 मान लेते हैं, ये हमारा एट द मनी, लेकिन हमारा एट द मनी 42,800 है। तो मैं उसको ऐड करता हूँ, बैंक निफ्टी 40,800 पीई। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी 40,800 का पी ऐड कर दिया। अब आप यहाँ के दोनों के प्राइस में डिफरेंस देखो। मैंने ऐड किया बैंक निफ्टी 40,800 का भी पी और बैंक निफ्टी 40,500 का पी। आप दोनों को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे देखो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, एक 322 रुपए का है, एक 436 रुपए का है। प्राइस में डिफरेंस क्यों है वो समझो। आप यहाँ पे जब पी को खरीद रहे हो ना, तो आपका टारगेट ये है और आप इसी टारगेट के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदो। अब यहाँ से जो मार्केट 250 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपके इस प्रीमियम के प्राइस में 250 रुपया का इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब अगर आप 322 रुपया पे खरीद रहे हो तो इसमें 250 रुपया नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को खरीद रहे हो। अब आप अगर इसको 322 रुपया पे खरीद रहे हो और आउट ऑफ द मनी है, और बैंक निफ्टी अगर 250 पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया ही बढ़ेगा। अगर 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है तो आपके प्रीमियम के प्राइस 322 से मात्र 422 रुपया होगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ एक शेयर पे 10 रुपए का, कितना 10 रुपए का प्रॉफिट होगा आपकी, 10 रुपए का नहीं। अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट बढ़ रहा है, आपके प्रीमियम का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट के हिसाब से आपका। यहाँ पे समझो वापस से,
यहाँ पे बैंक निफ्टी 40,800 है, बैंक निफ्टी 40,500 है। आपने 40,500 का यहाँ पे प्रीमियम ऐड कर लिया। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा, यहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरा नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ये रहा। यहाँ से अगर 250 पॉइंट है ना, टोटल पॉइंट टारगेट 250 पॉइंट का है, 250 पॉइंट गिरता है तो आपके इस प्रीमियम में 250 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बस बढ़ेगा कितना, 100 रुपया। अगर आप एक लॉट भी खरीदो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 2500 रुपये का हो, क्योंकि आपको एक शेयर पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, बस 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी के जगह पे इसको खरीद लोगे, इसका कितना प्राइस है, 436 रुपीज। इसका प्राइस ज्यादा है, कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस देखना इसका कितना है, 40,800। अब यहाँ पे प्राइस है और मैं इसी स्ट्राइक प्राइस मतलब जहां पे मार्केट है वहीं पे का खरीद रहा हूँ, इसको बोलते हैं एट द मनी। और ये हमारा हुआ आउट ऑफ द मनी। अगर 40,900 का खरीद लूंगा, 41,000 का खरीद लूंगा, वो हमारा होगा इन द मनी, लेकिन उसका प्राइस और ज्यादा हाई होगा। उसका भी मैं आपको अभी एक बार यहाँ पे ओपन करके दिखा दूंगा। लेकिन जब आप इसको खरीदोगे ना 436 रुपए का, और यहाँ से बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसमें भी आपका 250 रुपया बढ़ेगा। क्यों 250 रुपया नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आपका 200 रुपया बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आप एट द मनी का प्रीमियम खरीद रहे हो। लेकिन आपको चाहते कि 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा तो मुझको 250 पॉइंट ही प्रीमियम में इंक्रीमेंट चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा बैंक निफ्टी 41,000 पीई। ठीक है, अब इसका प्राइस देखो कितना होगा। इसका प्राइस है 518 रुपया, इसका प्राइस है 322, इसका प्राइस है 436, इसका प्राइस है 518 रुपया। आप यहाँ पे 518 रुपया पे करोगे, 518 मल्टीप्लाई बाई 25 जो हमारा प्रीमियम आएगा वो आप पे करोगे, ज्यादा अमाउंट पे करोगे। अब यहाँ से अगर 250 पॉइंट मार्केट गिरता है ना, तो इसका भी प्राइस में 250 रुपया का मूवमेंट आएगा, मतलब ये भी 250 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। 500 रुपया तो ये भी कितना हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से इन द मनी का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे पैसा पे कर रहे हो। ये हमारा डिफरेंस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा थीटा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। जो हमारा आउट ऑफ द मनी होता है उसमें, जो हमारा एट द मनी होता है उसमें 25% होता है। मतलब अगर 100 पॉइंट गिर रहा है तो हमारे जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो 25 रुपया बढ़ेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू आई ना, ये इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और टाइम वैल्यू के हिसाब से भी इसमें क्या होता है कि प्राइस इसका कम हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ, हाँ थीटा डीके हो जाता है। तो यहाँ पे आप जितना आउट इन द मनी का खरीदोगे आपके प्रीमियम का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, रिस्क कम होता है। 100 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके प्रीमियम का भी प्राइस क्या होगा, 100 पॉइंट ही बढ़ेगा। लेकिन आप एट द मनी का खरीदो तो वहां पे 50 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आउट ऑफ द मनी का खरीदो 100 पॉइंट मार्केट गिर रहा है तो आपके प्रीमियम में प्राइस जो बढ़ेगा वो बस 25 पॉइंट का बढ़ेगा। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका खरीदना है। अब आप लोगों को ये चीज लगता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ हम लोगों को सस्ता मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 322 रुपए का, ये 518 रुपए का, यहाँ पे कॉमन सी बात है कि आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा प्रेफर करेंगे इसको खरीदने के लिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इसको खरीदो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप पे कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे कोशिश करो हमेशा कि एट द मनी या फिर इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम पे करो और उसको खरीदने की कोशिश करो। वहां पे अगर 100 पॉइंट भी गिरता है तो आपकी प्रीमियम का प्राइस 100 रुपया बढ़ेगा, तो आपको डायरेक्ट 2500 का प्रॉफिट होगा अगर आपने एक लॉट भी खरीदा होगा तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। समझ में आया आपको क्या डिफरेंस है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में? हाँ सर, हाँ सर। ओके, बाकी एक और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आफ्ताब आलम आप कुछ पूछ रहे थे, और कोई डाउट किन्हीं को? कोई डाउट नहीं है किन्हीं को भी? यस और नो? सर हाँ जी सर एक सवाल है सर जी। बोलिए। तो सर एक बार ये समझा दीजिए कैसे पहचानेंगे इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, एक बार फिर से। यहाँ पे प्राइस है, करंट प्राइस आप देख लो कहाँ पे है। करंट प्राइस से देखो कि मार्केट आउट ऑफ द कितना। अब यहाँ पे 40,750 पे चल रहा है, आपको कॉल खरीदना है तो कॉल के लिए जो आपका इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा वो इसके नीचे होगा और आउट ऑफ द मनी इसके ऊपर होगा। अब 40,800 चल रहा है तो 40,900, 41,000, 41,100, 41,200, 41,300, ये सब हमारा क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, क्योंकि प्राइस उसके पास उतना लेट से पहुंचेगा। लेकिन आप यहाँ पे इन द मनी खरीदो, मतलब 40,800 पे चल रहा है तो 40,800 का खरीद लो, वो हमारा एट द मनी। 40,800 के नीचे 40,700, 40,600, 40,500, ये हमारा क्या हो गया, इन द मनी हो गया। किसके ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। एट द मनी दोनों के लिए सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। पुट के लिए इन द मनी क्या होगा, इसके ऊपर होगा। अगर 40,800 चल रहा है तो 40,900, 41,000, 41,100,
ये सब हमारा क्या होगा, इन द मनी होगा। और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, इसके नीचे, मतलब 40,800 चल रहा है तो 40,700, 40,600, 40,500, ये सब हमारा इन द मनी होगा पुट के लिए। समझ में आया आपको? समझ में आया? यस सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं को भी? बिल्कुल सर, perfect. और कोई डाउट किन्हीं को भी? कोई डाउट नहीं है? Thank you so much. हेलो सर। नो सर। हाँ जी, डाउट जल्दी से पूछे, मैं 4 बार पूछता हूँ फिर आप लोग बोलते हैं हाँ जी सर। सर जल्दी से ग्रीक्स बताओ। भी बताएंगे आप अभी? क्या ग्रीक्स जैसा कि डेल्टा ग्रीक्स थीटा जानने गामा की जो है। जरूरत ही नहीं है आपको, बस आप सिंपल इतना इजी मैं समझा रहा हूँ आपको। ग्रीक्स के अंदर पढ़ने का जरूरत ही क्या, उसका कोई काम नहीं है लाइव मार्केट में। आप बस ये समझो कि हमारा इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस को चूज करो, उसके हिसाब से आप खरीदो। उतना डीपली देखो, बहुत कुछ जानना भी जरूरी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। आप उतना ही जानो जितनी की आपको जरूरत हो, ज्यादा जानने से भी आप फिर सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो वो जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मुझे दिक्कत आ रहा है सर, मैं ट्रेड लेने के बाद अगर हाफ एन आवर अगर 1 आवर अगर वेट कर रहा हूँ ना सर, तो उसमें टीटा डीके की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ज्यादातर। उसका रीजन है कि आप आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को खरीद रहे हो नहीं ना। सर, इन द मनी ही ले रहा हूँ मैं। आप इन द मनी लोगे ना बॉस, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, और मार्केट अगर उसी जगह पे है, आप उसी मार्केट के हिसाब से अगर आपका प्रीमियम 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट नीचे है, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब आप एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी खरीदोगे, तो वहां पे देखो इन द मनी का भी प्रीमियम नीचे डीके होता है, लेकिन वो धीरे होगा, मतलब स्लो होगा। एट द मनी का और आउट ऑफ द मनी का स्पीड में होगा। तो ये हमारा कौन सा, आप थोड़ा सा और 200 पॉइंट इन द मनी का खरीद लो, उसका स्पीड और कम हो जाएगा उसके हिसाब से। आप जितना इन द मनी जाओगे आपका थीटा उतना स्लो डीके होगा, आप जितना ऊपर जाओगे आउट ऑफ द मनी आपका थीटा उतना स्पीड में डीके होगा। तो आप वहां पे जो स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे होगा वो एट द मनी का खरीद रहे होगे, उसके बाद क्या होता होगा कि मार्केट वहां से 100 पॉइंट नीचे आ जाता होगा। तो आपने जब खरीदा था और मार्केट अभी जहां पे चल रहा है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी अब हो गया। क्यों? क्योंकि करंट मार्केट अब 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया, तो वो आउट ऑफ द मनी हुआ, तो उसका थीटा अपने आप डीके होगा। लेकिन आप फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया है, आपको लगता है कॉल खरीदा, मार्केट यहाँ पे अगर 1 घंटा साइडवेज हो जाएगा और आपने 40,500 का कॉल खरीदा है, करंट मार्केट चल रहा है 40,800, तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू डीके होगा ही नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि आपने 300 पॉइंट इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीद रखा है। लेकिन अगर आप इसी जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 40,800 पे आपने खरीद लिया 40,900 का या फिर 41,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, और मार्केट यहाँ पे 1 घंटा सस्टेन कर गया, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू अगर मान लेते हैं 200 रुपया, तो वो डायरेक्ट 150 रुपया पे आ जाता है, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी का खरीदा। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट जब आप इस स्ट्राइक प्राइस का खरीदोगे, तो अगर आपने यहाँ पे 200 पे खरीदा है, तो ये लगभग 190 भी नहीं, 195 96 ही रहेगा, इसका उतना स्पीड में थीटा डीके होता ही नहीं है। आप बहुत आउट ऑफ द मनी का खरीद रहे होगे, एट द मनी का भी खरीद रहे होगे, तो वहां से आपके टारगेट के हिसाब से क्या होता होगा कि प्राइस नीचे आ जाता होगा, इसलिए आपका थीटा डीके हो रहा है। आप इस चीज को समझो, ठीक है। जी जी। और कोई डाउट किन्हीं को अभी? हेलो सर जी, हाँ जी बोलिए। अगर पीई हम खरीद रहे तो उसमें इन द मनी और एट द मनी हमें खरीदना चाहिए। हाँ ठीक है। अगर सीई खरीदना है तो हमें क्या करना है? सेम, एट द मनी या फिर इन द मनी, जैसा पी अच्छा, में वैसा सी में। और स्ट्राइक प्राइस बताइए। स्ट्राइक प्राइस बताया तो बॉस कि आप जहां पे खरीद रहे हो वहां से आप देखो, जो इन द मनी का जो आप प्रीमियम पे करे हो, वो तो प्रीमियम आप किस स्ट्राइक प्राइस का खरीदोगे, 200 पॉइंट 100 पॉइंट। अब जैसे आपने यहाँ पे 40,800 पे चल रहा, तो हम लोगों को कॉल खरीदना है यहाँ से, तो इन द मनी आप 40,800 तो 40,700 का खरीदो, 40,600 का खरीदो, 40,500 का खरीदो, ये तीनों हमारा इन द मनी आ रहा कॉल के लिए। और यहाँ पे अगर मुझे पुट खरीदना तो 40,700 40,600 40,500 ये हम लोग पुट खरीदेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई डाउट किन्हीं को अभी? कोई क्वेश्चन नहीं अब किन्हीं का? अभी आगे बढ़े अब हम लोग। यस सर। ओके यस सर। मेरा लेट हो गया। ओके, एक काम करते हैं, 1 घंटा का लगभग क्लास हो ही गया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अब हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को बस फ्यूचर एंड ऑप्शन समझाया हूँ, क्योंकि अब फिर जब मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ सीख जाओगे, आपका साइकोलॉजी सही जगह पे नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड गलत कर दोगे। तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाना चाहता हूँ, तो ये मैं आप लोगों को कल अच्छे से सिखाऊंगा।
आज 1 घंटे का लगभग हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या समझा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, जो हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी डेट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसके बाद ऑप्शंस के Options, कितने yes. टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और हार्मोनी के एक पैटर्न्स भी मैं आपको बताया कि बटरफ्लाई पैटर्न्स के हिसाब से जो मैं आपको ट्रेड दिया था उसका मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया हूँ, बट उसका जो मेन एक्सपीरियंस होगा जब मैं आपको यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स का पीडीएफ दिखा दूँ। इसमें जो टोटल 7 पैटर्न्स है, एक बार मैं उसके नाम से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे बैट पैटर्न है, बटरफ्लाई पैटर्न है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है और शार्क पैटर्न है। ये सातों पैटर्न्स के बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन वो तब क्लियर होगा जब आप अभी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों का हो जाएगा कल, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, म्यूट करके रखो प्लीज। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा क्या हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन आज हम लोगों ने क्लियर कर दिया। कल हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। कल के बाद जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा हार्मोनिक पैटर्न्स। तो कल तक आप जिस तरीके से सीख रहे थे सीख लो, कोई बात नहीं, लेकिन कल के बाद आपको पूरे फोकस, नोटबुक, पेन, 1 घंटा पूरे फोकस के साथ मेरे लेक्चर को अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी ये चाहूंगा कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको उस चीज से फायदा हो, अगर आपको उस चीज से फायदा नहीं होगा तो मेरा बताना वेस्टलेस है। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको पूरे फोकस के साथ समझो। नहीं समझ में आएगा, पूरा डाउट 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, मैं दूंगा, लेकिन वो आपको हार्मोनिक पैटर्न्स में अच्छे से सिखा के ही छोड़ूंगा। नहीं समझ में आएगा, 1 हफ्ता और इसको बढ़ा देंगे, लेकिन मैं हार्मोनिक पैटर्न्स पूरा आपको समझाऊंगा उसके बाद। तो अगर मैं आपको इतना सिखाने के लिए इच्छुक हूँ तो आपके अंदर भी ये चीज आनी चाहिए कि अगर सर सिखाने के लिए है तो मुझे भी है कि मैं पूरे मेहनत के साथ इसको सीखूं और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग रियल में समझो कि ट्रेडिंग करना कैसे होता है। क्योंकि आप जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स पे ट्रेड करते हो उस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्मोनिक पैटर्न सीखना, तो आप लोगों को उस पर ही ट्रेड करना है। तो वो चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज आप लोग अटेंड करना, इस लेक्चर को शेयर करना, जो भी सीखना चाहते हैं वो भी आके सीखें और इस चीज को समझे। क्योंकि आपको ये चीज फ्री में कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी देता हूँ, फ्री में कोई भी नहीं सिखाएगा। अगर मैं आपको इतना डेली 1 घंटा लाइव लेक्चर लेके समझा रहा हूँ और हार्मोनिक पैटर्न सिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू उस दिन सुरेंद्र सर ने बताया था कि कितना है, 55,000 रुपया उनसे मांगा था किसी ने। मैं आपको वो चीज फ्री में समझा रहा हूँ, तो प्लीज उसको अच्छे से समझना, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझसे डाउट पूछना, ठीक है। समझ आया सब लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके सर, करना होगा भी। बिल्कुल सर। सर जी एक सवाल ओके, है। गुड नाइट सर, गुड नाइट। आफ्ताब आलम क्या बोले? देखिए अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, वेट अ मोमेंट, लेक्चर आज का हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कोई भी नया कॉन्सेप्ट आज नहीं समझाऊंगा। कल हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब जिनको कहीं जाना है वो लोग जा सकते हैं, जिनको डाउट पूछना है वो वेट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उनको बताता हूँ। गुड नाइट सुरेंद्र शर्मा जी, आपका थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी आप लोगों को जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, जिनको डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं अभी। सर एक सवाल है। बोलिए सर 5 मिनट्स के चार्ट पर जो है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही से मार्क नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आपको मैं वही चीज बताऊं कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना ही नहीं है भाई। कल भी बताया हूँ, परसों भी बताया हूँ, उससे पहले भी बताया था। आप YouTube के लेक्चर को दोबारा देखते नहीं हो, लाइव लेक्चर अटेंड, आप YouTube पे जब जाके वापस उस लेक्चर को अटेंड करोगे तो आपको फिर से समझ आएगा। जो चीज लाइव लेक्चर में नहीं समझ में आता है आपको वहां समझ में आएगा। मैं आपको बोला था कि आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो और 30 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको ज्यादा डेटा ही नहीं दिखेगा, तो आप किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे? मार्क कर सकते हो अगर किसी भी एक लेवल से मार्केट आप जब चार्ट को देखोगे, समझोगे, जब बार बार नीचे आएगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। लेकिन वही है कि उसके हिसाब से फिर आपको वैसा चार्ट दिखना चाहिए। अब ये चार्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर नहीं सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होगा, ठीक है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल के कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश मत करो, हमेशा कोशिश करो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का और डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का, ठीक है। जी सर। और कोई डाउट? डेली टाइम फ्रेम पे, हेलो, हाँ बोलिए सर जी बोल रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे जो अगर मार्क कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट पे आने के बाद वो हट जा रहा है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो फिर मैं आपको ये भी तो बोला कि आप 30 मिनट के रेंज पे भी मार्क करो, आप डेली पे भी करो, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी करो।
30 मिनट पे करोगे तब आपको वो 5 मिनट में आपको दिखेगा जब आप 30 मिनट के रेंज को मार्क करोगे। तो डेली में मार्क करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। 30 मिनट क्या होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता, बट वो भी मार्क करके हम लोगों को रखना है। तो आपको मैं 30 मिनट जब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप 30 मिनट के रेंज को भी, जो हमारा सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है, उसको मार्क करके रखो। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, और कोई डाउट किन्हीं को भी? सर मेरे को एंजल वन में बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने में दिक्कत आ रही है सर।